हेलो स्टूडेंट्स, राना केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो बेसिक फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक पेपर है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर हम बात कर रहे थे। आपने हमारा लेक्चर फर्स्ट देखा होगा। उस लेक्चर फर्स्ट के बाद आज हम बात करेंगे लेक्चर सेकेंड की। तो ये हमारा लेक्चर सेकेंड है। ओके, तो इससे पहले मैं सोच रहा कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि उसके फंडामेंटल पार्टिकल तो क्लियर हो गए थे, तो आज हम आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें लेके आए। जैसे आपने सुना होगा क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। तो इसको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये केवल समझने के लिए, कहीं पेपर में आएगी नहीं लिखने को। इसमें लिखा है कि सक्सेसफुल फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा। जितनी न्यूट्रोनियो फिजिक्स है या न्यूटन्स ने, हम लोग वहाँ पर 11th पढ़ते हैं फिजिक्स में, मोशन, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वो आपका सारा क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है ये क्या करती है, बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, उस कार का कुछ वेलोसिटी, उसका वेग है, उसका एक्सेलरेशन त्वरण है, उसके पास दूरी है, उसके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, वो चली जाती हैं सारी क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स में। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, ये उन पर अप्लाई होती है। फेल्स व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जब इस कॉन्सेप्ट को, इस फिजिक्स को, इस मैकेनिक्स को जब हम छोटे पार्टिकल, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्लियर, जब इन पर अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से फेल हो जाती है। इग्नोर कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। दूसरी बात यह है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है या क्लासिकल फिजिक्स जो है, ये मैटर के डुअल नेचर पर भी क्या हो जाती है, उसको इग्नोर करती है। यानी ये डुअल नेचर ऑफ मैटर लिखा है, यानी कहने का अर्थ है पदार्थ की द्वैत प्रकृति, यानी जो पदार्थ का, मैटर का डुअल नेचर है, उसको भी क्या करती है, इग्नोर करती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मोटे मोटे तौर पे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बड़े ऑब्जेक्ट यानी भारी वस्तुओं पर अप्लाई होती है। ये छोटे पार्टिकल यानी सूक्ष्म कणों पर अप्लाई नहीं होगी। ये डुअल नेचर के बारे में बात नहीं करती है। जो भी आपका डुअल नेचर होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर हो, चाहे वो लाइट का डुअल नेचर हो, या वो मटेरियल या मैटर का डुअल नेचर हो, ये उस पर बात नहीं करती है। क्लियर। जितनी भी न्यूट्रोनियो फिजिक्स है, न्यूटन्स की फिजिक्स है, वो सारी आपकी क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखिए आगे, उसके बाद आई है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स कह सकते हैं या वेव मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बोल दो या वेव मैकेनिक्स बोल दो। तो ये भी एक वेव मैकेनिक्स या वेव फिजिक्स बोल सकते हैं। ये क्या बोलती है, लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस in which B deals the dual behavior of matter is quantum mechanics। तो ये क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम डील करते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम। यानी क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पदार्थ के डुअल बिहेवियर माने द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। डुअल प्रकृति का अर्थ है कि अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर है तो वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रखेगा। लाइट डुअल नेचर, मैटर डुअल नेचर। तो क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स बताती है डुअल नेचर के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर हो, लाइट का डुअल नेचर हो, या आपका मटेरियल का डुअल नेचर हो। ओके। नीचे लिखा है कि सक्सेसफुल फॉर द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। एक अच्छी बात यह है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को तो एक्सप्लेन करती है, जितनी भी सूक्ष्मतम कण हैं उनको तो एक्सप्लेन करती है, साथ साथ ये मैक्रोस्कोपिक का अर्थ है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनको भी ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है। तो इस हिसाब से हमने जाना कि क्लासिकल मैकेनिक्स में बड़े ऑब्जेक्ट आते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात होती है। ओके। अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं कि लगा है वर्ड क्वांटम मैकेनिकल या वेव मैकेनिकल, ये दोनों बात एक ही होती हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में इसको लिखा, मैं रीड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। लिखा कि मैकेनिकल कॉन्सेप्ट व वेव कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल कॉन्सेप्ट व वेव कॉन्सेप्ट दोनों के कॉम्बिनेशन को वेव आवलिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम
कहते हैं या कहा जाता है? बात को ज़रा समझने का प्रयास करिए कि जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, एक्चुअली ये क्या है, ये दो कॉन्सेप्ट या दो विचारधाराओं का एक मिक्सअप है। यानी यहाँ पर दो विचारधाराएं मिक्स हुई हैं। पहली विचारधारा आपकी है आपका वेव कॉन्सेप्ट, लिखा है मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा वेव कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट के मिलने से आपका क्या बना है, क्वांटम या मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, क्वांटम या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आगे समझते हैं इसको। लिखा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन आवलिक लाइट आवलिक मैटर, यानी इलेक्ट्रॉन हो या लाइट हो या मैटर हो, में डुअल नेचर होता है। यानी ये इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, क्लियर, या लाइट पार्टिकल्स हैं, क्लियर, इनमें भी वेव नेचर होता, सॉरी डुअल नेचर होता है। तो वही लिखा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइट मैटर, मैंने तीनों चीज़ें मेंशन कर ली, में डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का अर्थ है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वही लिखा अर्थात पार्टिकल नेचर व वेव नेचर होता है। ओके, फिर आगे है कि डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर व हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड एटम के नए मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम ऑब्लिक वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला है कि ये दो विचारधाराएं हैं। दो विचारधाराओं का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन को, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले लें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर तो है ही है और इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी होता है। तो दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इन्हीं दो नेचर या इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को मिला के जो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना है वो बना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो तीसरा आपको थर्ड पॉइंट मिल रहा है या लिखा है मैंने, इसमें लिखा है कि डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर व हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड एटम के नए मॉडल को क्वांटम ऑब्लिक वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। अब बात आ रही है कि सर ये हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर हम बात करेंगे। और डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर का अर्थ है कि मैटर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। और हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने 11th में इसको अच्छे से पढ़ा है। ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी स्पीड को एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जो नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करता है, यानी कहने का अर्थ है कि नील बोर, या कह सकते हैं कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है या जो पुराने मॉडल हैं जो हाइजन से पहले के मॉडल हैं, तो उन मॉडल में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है, उसकी स्पीड, उसकी पोजीशन को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है नहीं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी स्पीड को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये दो विचारधाराओं पर काम करता है, एक पार्टिकल नेचर पर और एक वेव नेचर पर। केवल इसको समझना है। ओके, अब ये जो हाइजेंस हैं, डुअल नेचर है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस यूनिट में पढ़ने हैं हमको, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और लाइट। ओके, हो सकता है कि आप जो आपके पास जो सिलेबस हो या जो आपके पास जो भी बुक्स हो उस पर लिखा हो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो कोई बात नहीं, मैंने पूरा नाम डाल लिया, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ऑब्लिक लाइट, ये 1901 में दी थी। अब बात करते हैं कि इस थ्योरी की विचारधारा क्या, थ्योरी क्या बोलती है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए ये वाला आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। प्लांक्स क्या बोलते हैं, प्लांक्स ने कहा था कि जो एनर्जी होती है, अब एनर्जी की बात आए तो एनर्जी वो लाइट एनर्जी भी हो सकती है, क्लियर, लाइट एनर्जी हो सकती है या किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो सकती है, क्लियर। तो उन्होंने कहा कि रेडिएशन एनर्जी यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी को या तो एमिट कर रहा हो, या तो उत्सर्जित कर रहा हो ऊर्जा को, या ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हो। मेरी बात को समझिएगा, प्लांक क्वांटम थ्योरी बोलती है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा हो या ऊर्जा का अवशोषण कर रहा हो। तो उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का अवशोषण ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है, यानी कहने का अर्थ है लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जो एनर्जी जो चलती है
या ट्रेवल करती है या प्रोपोगेट करती है, ये एक्चुअल में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट या बंडल होते हैं। ओके, तो उन्हीं पर हम बात करने जा रहे हैं। लिखा कि रेडिएशन एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस का अर्थ है लगातार, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती है। क्लियर? प्लांक्स क्या बोले कि जो भी हमारे पास एनर्जी है, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, रेडिएशन एनर्जी हो या किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, वो एनर्जी जो है वो आपकी जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलने वाली नहीं है। तो वही लिखा कि रेडिएशन एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती है। इसका एब्जॉर्प्शन या एमिशन एनर्जी के स्मॉल पैकेट के रूप में होता है। उन्होंने कहा कि जो भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन का अर्थ है अवशोषण, एमिशन का अर्थ है उत्सर्जन, वो क्या होगा? अब एनर्जी के स्मॉल पैकेट होंगे, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, उन पैकेट्स के रूप में होता है जिन्हें क्वांटा, ध्यान रखिएगा, जिन्हें क्वांटम, क्वांटा जो है वो प्लूरल वर्ड है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, क्वांटम भी लिखा होता है, मैंने आगे लिखा भी है, तो जिन्हें क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा से एनर्जी की निश्चित मात्रा एसोसिएट रहती है। जो पैकेट होता है उस पैकेट में क्या होती है? उसके अंदर एनर्जी भरी होती है, उसके अंदर एनर्जी एसोसिएट रहती है, उसके साथ संबद्ध रहती है। तो वही लिखा कि प्रत्येक क्वांटा से एनर्जी की निश्चित मात्रा एसोसिएट रहती है। लाइट एनर्जी के एक क्वांटम, आ गया, क्वांटम को फोटान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्वांटा है वो प्लूरल वर्ड है। क्लियर? तो वही लिखा कि लाइट एनर्जी के एक क्वांटम या क्वांटा को फोटान कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी है, जो रेडिएशन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो कंटिन्यू ना तो एब्जॉर्ब होगी और ना ही एमिट होगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका एब्जॉर्प्शन या एमिशन एनर्जी के स्मॉल पैकेट में होगा। जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होगी। क्लियर? इन्हें क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक क्वांटा से एनर्जी की निश्चित मात्रा एसोसिएट रहती है। लाइट एनर्जी के एक क्वांटा को फोटान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये लाइट के केस में बात आएगी, जब ये लाइट के केस में आएगी, प्रकाश की फॉर्म में आएगी, तो लाइट का जो पार्टिकल होता है, क्योंकि जो सन से लाइट आ रही है, या जो आपकी CFL से लाइट आ रही है, बल्ब से लाइट आ रही है, या जो कैंडल से लाइट आ रही है, या कोयले को जलाने से जो रेडिएशन पैदा हो रहे हैं, वो लगातार हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। क्लियर? वो इतने छोटे होते हैं पैकेट्स कि उनको हम फील तो करते हैं, उनकी हॉटनेस तो महसूस होती है। क्लियर? लेकिन वो एनर्जी जो आती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से, क्योंकि आप लोगों ने इसको 11th में ही पढ़ रखा है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो फिर मैंने नीचे लिखा कि ये एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो कितनी अच्छी बात आई कि जो वहाँ से जिस ऑब्जेक्ट से एनर्जी आ रही है या जो ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो पैकेट की फॉर्म में, और ये जो एनर्जी के पैकेट हैं, ये एनर्जी जो है ये पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, पैकेट के फॉर्म में। इसको ऐसे मान लीजिए जैसे एक बंदूक से निकली हुई गोली, तो जो गोली है आपकी, जिसको बुलेट कहते हैं, वो गोली जो है ना, वो आप उसको क्या मान लो, पैकेट हो गया। वो क्या हो गया? पैकेट। और उसके अंदर क्या भरी हुई है? उसके अंदर बारूद भरी है, जिसके अंदर क्या है? एनर्जी। तो वो लिखा कि ये एनर्जी पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। फिर मैंने नीचे लिखा है कि रेडिएशन के एक क्वांटम मैंने लिखा कि प्लूरल क्या है? क्वांटा। तो क्वांटम बोल दो या क्वांटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रेडिएशन के, क्योंकि हम लोगों की ज़्यादा बोलचाल की भाषा में क्वांटा फेमस है, तो आप क्वांटा बोलो। रेडिएशन के एक क्वांटा की एनर्जी ई उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस बात को समझिएगा कि जो एनर्जी है वो क्या होगी? उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी बातें और करना चाहूँगा आप लोगों से कि एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एनर्जी को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। क्लियर? यहाँ से एनर्जी निकल रही है। ये ऐसी कंटिन्यू फॉर्म में नहीं जाएगी, बल्कि ये क्या होंगे? छोटे एनर्जी के क्या मिलेंगे हमको? पैकेट्स मिलेंगे। और ये जो पैकेट है इसके अंदर एनर्जी है। इसके अंदर क्या है? एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। किसके? उसकी आवृत्ति के, जिसको आप लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रिक्वेंसी कहते हैं। आप एनर्जी बढ़ा दोगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। देखो, प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या होता है कि अगर एक बढ़ रही तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ रही, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही, एनर्जी बढ़ रही, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है? ये प्रोपोर्शनल साइन होता है, क्यों? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। तो उसी बात
को हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे, लिखा है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन या एनर्जी ऑफ पार्टिकल या एनर्जी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ लाइट, जो भी आप बात करें, ठीक। तो यहाँ पर लिखा एनर्जी ऑफ फोटॉन, क्योंकि लाइट जो है ना, प्रकाश जिसको बोलते हैं, प्रकाश क्या सूक्ष्मतम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन कणों को, लाइट के उन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन। तो लिखा है एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये आपका काय का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये अल्फा नहीं है, अनुक्रमानुपाती का साइन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, या यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हो सकता है। क्लियर। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, एनर्जी को ई से लिख दिया, फ्रीक्वेंसी हमने न्यू। कुछ लोग कहेंगे सर एन क्यों नहीं लिया, एन नहीं लेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड साइन लिया गया न्यू। इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको न्यू बोलते हैं, ऐसे लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, न्यू, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, बराबर आएगा, और एक कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ जाता है, एच आ जाएगा। क्या कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आपका ई एच आ जाएगा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, ई बराबर एच न्यू। एक्चुअल में जो एच है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो आपको दिख रही है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज से एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि कहीं पर भी प्लांक्स का कॉन्सेप्ट, प्लांक्स की थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो आप बताना कि हमेशा जो एनर्जी पैदा होगी या अवशोषित होगी, यानी उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, वो हमेशा क्या होगी, वो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं चलेगी, बल्कि वो किस फॉर्म में चलेगी, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलेगी। और आज से याद कर लो वो ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू। चाहे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एनर्जी एमिट करे, उस फोटॉन की एनर्जी होगी कितनी, ई बराबर एच न्यू। क्लियर, यहाँ तक आ गया। अब आगे देखिए मैंने यहाँ लिखा है एनर्जी ऑफ फोटॉन। क्लियर। तो आज से दिमाग में हमने क्या बैठा लिया कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है, आंख बंद करके ई बराबर एच न्यू। अब मैं इसके थोड़े से फॉर्म चेंज कर रहा हूँ। जैसे आपको मालूम, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि v बराबर एन लैम्डा होता। आप लोग इधर देख लीजिए, v बराबर एन लैम्डा, खूब बचपन में पढ़ा है ना। ये आपने तरंग में पढ़ा होगा, तरंग गति में जो वेव यूनिट, v बराबर एन लैम्डा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, b जो है, चूंकि ये जो है सब लाइट की स्पीड चलते हैं, तो b को यहाँ पर क्या मान लेंगे, c। ये जो n है आवृत्ति, इसको मान लेंगे न्यू लैम्डा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, न्यू बराबर c अपान लैम्डा। सब लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग अच्छे से जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, c अपान लैम्डा। तो न्यू को हटा दिया, c अपान लैम्डा, तो हमारा फार्मूला बन गया e बराबर एच सी अपान लैम्डा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। मान लो कि E बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, ये एक फोटॉन की ऊर्जा है। कितने फोटॉन की, एक फोटॉन की ऊर्जा। अगला जो फोटॉन आएगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, 2h न्यू। फिर अगला आएगा उसकी 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू। तो लास्ट में अगर हमारे पास n फोटॉन है, कितने फोटॉन है, n फोटॉन है, कितने फोटॉन है, n, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E बराबर NH न्यू। भाई ये तो आपकी एनर्जी कितने फोटॉन की है, केवल एक फोटॉन की। तो अगर कोई पूछे कि एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो आप लोग आंख बंद करके सीधे बोल देंगे E बराबर एच न्यू। अगर उसके अंदर 1000 फोटॉन है तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, E बराबर 1000 एच न्यू। अगर 1 लाख है तो 1 लाख एच न्यू, अगर 10 है तो 10 एच न्यू। तो ऐसे मैंने कितने फोटॉन ले लिए, n, तो E बराबर हो जाएगा n एच न्यू। मैं न्यू को हटाता हूँ और क्या रख देता हूँ, c अपान लैम्डा। तो n एच सी अपान लैम्डा। यहाँ पर n ये नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहाँ पर E क्या, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी। c ए वेलोसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन, रेडिएशन है लाइट की वेलोसिटी, जो सबको मालूम है कितनी होती, 3 × 10⁸। कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। ओके, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव की वेव नेचर भी शो करता है ना। क्या शो करता है, वेव नेचर। तो क्योंकि यहाँ पर आपने इस न्यू को हटाया, c अपान लैम्डा का फंक्शन आया ना, इसलिए भाई न्यू को हटाया तो c अपान लैम्डा, c भी आया और लैम्डा आया। तो लैम्डा क्या एक्चुअली वेव लेंथ है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है और उसकी किस टाइप से समीकरण बनती हैं, क्या क्या वो इफेक्ट शो करता है। इसके बाद मैंने वेव नंबर को भी मेंशन कर दिया।
डेरिवेशन लंबा नहीं है, बस ये है कि उनको अलग अलग फॉर्म में समझाया जा रहा है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर का अर्थ होता है 1 सेंटीमीटर या 1 mm में कितनी वेव आ जाती हैं। क्लियर? उनकी टोटल जो नंबर है, उनकी कुल संख्या जो है क्या कहलाती है? वेव नंबर। तो वेव नंबर का एक रिलेशन है न्यू वार या न्यू डैश पढ़ते हैं हम लोग, न्यू वार पढ़ते हैं। न्यू वार बराबर 1/λ, यानी जो 1/λ आपको दिख रहा है उसको हटाना है, उसकी जगह क्या रख देना? न्यू वार। तो फार्मूला बन जाएगा E बराबर HC न्यू वार। ओके, तो ये वेव फंक्शन के टर्म में आपका फार्मूला हुआ। यहाँ तक तो हमने बात अच्छे से समझ ली। अब लास्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। यहाँ पे लिखा है एक स्टेटमेंट, आपको दिख रहा होगा, स्टेटमेंट लिखा है कि द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी, एनर्जी एमिटेड यानी कोई एनर्जी इमिट हो रही हो, उत्सर्जित हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो बाय ए बॉडी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी वस्तु द्वारा या तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा हो या अवशोषण हो रहा हो, कैन आइदर वन क्वांटम या वन क्वांटा, या तो वो एक क्वांटा के बराबर होगी, जैसे एनर्जी उत्सर्जित हो रही है तो E बराबर एच न्यू, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही E बराबर एच न्यू। क्लियर? या एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ द एच न्यू, दैट इज 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू डॉट डॉट NH न्यू, क्वांटा ऑफ एनर्जी। thus इस प्रकार द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं। बिल्कुल आप टेंशन ना लें, एकदम क्लियर कट आपका समझ में आएगा। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, छोटे से जो क्लासों में, यहाँ पे एक वर्ड आया है कि मैं रीड कर रहा हूँ, बच्चों के समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया। ये लिखा एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी, किसी बॉडी जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है या एमिट कर सकती है, या तो वन क्वांटम या वन क्वांटा। इसका अर्थ क्या है? E बराबर एच न्यू, या तो इतनी एनर्जी क्या करे वो एब्जॉर्ब कर ले या इतनी एनर्जी एमिट कर दे। क्लियर? आगे क्या कह रहा? एनी होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ द एच न्यू, या वो क्या करेगी, या एनर्जी वो एमिट करेगी 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब हम किसी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं, मेरी बात समझिएगा, मल्टीपल जिसको आप लोग पूर्ण गुणक या पूर्ण गुणज बोलते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि एक का पूर्ण गुणज निकाली तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6। 2 का निकालिए तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 12, लोग समझ में आने लगा। 3 का निकालिए, 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16। ये क्या हैं? ये सारे आपके मल्टीपल हैं। क्या हैं ये? मल्टीपल। तो कहने का अर्थ है कि या तो एनर्जी एच न्यू निकलेगी, या 2h न्यू निकलेगी, या 3h न्यू निकलेगी, या 4h न्यू निकलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी 0.5h न्यू हो जाए, या इतनी निकल रही हो या इतनी एब्जॉर्ब। ये इस थ्योरी की मेन पास्टुलेट्स है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ जो भी एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। लिखा है दिस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का अर्थ है कि पूरा पूरा नंबर होगा। जैसे आप दुकान पे गए कोई चीज़ लेने, तो आप बोलते हो वो चीज़ हमको 1 पैकेट दे दो, तो वो जो आपको देगा वो पैकेट की फॉर्म में देगा। जैसे कुरकुरे लेने जाओ तो वो 1 या 2 या 3 या 4, अगर आपको 5 चाहिए तो कहेंगे 5 पैकेट कुरकुरे, तो 5 पैकेट कुरकुरे। तो वो आपका जो 5 है ना, वो क्या हो गया? आपका क्वांटाइज हो गया, फिक्स हो गया। वो कभी भी आपका दशमलव में बात नहीं करेगा, वो हमेशा किस में बात करेगा? वो पूरी होल नंबर में बात करेगा। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो हमेशा कैसी होगी? वो क्वांटाइज्ड नंबर होगा। क्वांटाइज्ड नंबर का अर्थ यही, एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू। ओके, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो यहाँ तक हमारा ये प्लैंक्स थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। तो बात आती है इसको पेपर में अगर आ जाएगा तो किस हिसाब से लिखेंगे। तो पेपर में लिखने का तरीका यही आपका होगा कि आप क्या करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, ये हेडिंग पढ़ जाएगी और इस हेडिंग पढ़ने के बाद फिर आपका ये स्टेटमेंट आ जाएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको क्या कर लें, लिख लें। ओके, इसको ऐसा करके लिख लेते हैं, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर सामने का पूरा ई आ जाएगा आपके पास मेथड।
ठीक, ये पूरा मेथड आ जाएगा। यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटॉन को समझ लेंगे, ये पूरा कंप्लीट होता हुआ। बहुत ईजी, आपने इसको पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्लियर। उसके बाद ये पूरा, फिर यहाँ से ये पूरा आ जाएगा। किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकता है कि सर वहाँ पे कोई हमें दिक्कत आई, तो उसके लिए हो सकता है कुछ सेपरेट वीडियो बना दें, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में आए, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रोगली, या आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। एक्चुअली ये सिलेबस के हिसाब से इनके नॉमेनक्लेचर हैं क्वेश्चंस के, उन्हीं के हिसाब से मैं इनको लिख रहा हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि मैंने क्या बोला कि दो टाइप की कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि क्लासिकल, और एक आपका है क्वांटम, जिसको वेव भी कहते हैं। तो जो क्लासिकल है, क्लासिकल वो एक्चुअल में मटेरियल को, इलेक्ट्रॉन को क्या मान के चलता है, एज ए पार्टिकल। लेकिन जो आपका क्वांटम है या वेव मॉडल है, वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन या मटेरियल इनमें डुअल नेचर होते हैं, यानी इनके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है। तो डी ब्रोगली का आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है लिखा है। डी ब्रोगली ने सन 1924 में बताया कि, ये आप लोग बाद में इसका स्क्रीनशॉट या जैसे आप लिख पाओ लिख लेना, मैं रीड कर रहा हूँ। डी ब्रोगली ने सन 1924 में बताया कि लाइट या रेडिएशन, बात एक ही के समान ही मैटर वी डुअल नेचर शो करता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे प्रूफ हुआ कि इनके अंदर डुअल नेचर होता है, ओके। करा वेव नेचर व पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रोगली ने 1924 में ये प्रपोज्ड किया कि लाइट के समान, लाइट या रेडिएशन के समान मैटर भी, पदार्थ में भी डुअल नेचर होता है, वेव नेचर व पार्टिकल नेचर। तो कुछ बच्चे दिमाग में उनके आ रहा होगा कि एक बात बताइए सर जी, जो वॉल होती है या बड़ा सा पत्थर होता है उसके अंदर तो वेव का नेचर दिखता नहीं है। उन पर हम बात करेंगे क्यों नहीं दिखता, ठीक। फिलहाल में इसको ज़रा समझने का प्रयास करिए कि लाइट या रेडिएशन के समान मटेरियल में भी डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ये मैं आपको इसलिए एक थ्योरी दे रहा हूँ जिससे आप बोर्ड में अच्छे से कॉपी पे लिख सको। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली के अनुसार मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स, भाई मैटर होगा, मटेरियल होगा, तो जब उसको तोड़ोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, सबसे छोटा क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। एटम को तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व एटम जब ये मोशन में होते हैं, यानी कहने करते ही जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जो छोटे पार्टिकल हैं, जब ये क्या करेंगे, मोशन करते हैं, गति करते हैं, तब ये सब वेव व पार्टिकल दोनों का नेचर शो करते हैं। मैटर के इस डुअल नेचर को डुअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। ये कहने का अर्थ है, ये ऐसा स्टेटमेंट है जो एग्जाम में आएगा, आप इसको खटा वहाँ से लिख देंगे, वहाँ लिख देना ये, तो नंबर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज ये होते हैं कि सर पढ़ा तो सब दिया, ठीक है, लिखें कैसे। तो ये लिखने वाला तरीका है कि इसको पेपर में ऐसे लिखना है, क्लियर। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन की जैसा क्वेश्चन उसी के हिसाब से मैंने आंसर को भी मैच किया है। अब बात करते हैं आगे, क्योंकि मैं ये आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि सिलेबस क्या है और जो सिलेबस में क्वेश्चंस दिए उनका आंसर किस तरीके से बनेगा, ओके। अब देखिए, अब अगला है डी ब्रोगली क्वेश्चन। पेपर में हो सकता है ये मेंशन कर लें कि डी डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, और डी ब्रोगली क्वेश्चन को ड्राइव करिए, क्लियर। तो उसके लिए देखिए डी ब्रोगली क्वेश्चन क्या होती है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए डी ब्रोगली क्वेश्चन क्या है। डी ब्रोगली ने इतनी बात तो बता दी थी कि जो मटेरियल होता है उसके अंदर डुअल नेचर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं ये भी डुअल नेचर शो करते हैं। तो डी ब्रोगली ने इसी कॉन्सेप्ट को कैसे ड्राइव किया, क्या क्या इक्वेशन बनाई, उस पर बात करते हैं। लिखा डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ व मोमेंटम के बीच एक रिलेशन बताया जिसे डी ब्रोगली क्वेश्चन कहते हैं। ये पेपर में ऐसे ही लिखना है कि डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चलेगा, क्योंकि अब तो आपने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा व मोमेंटम पी के बीच एक रिलेशन बताया जिसे डी ब्रोगली क्वेश्चन कहते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, यानी उसके अंदर अगर
तरंग का गुण है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी एनर्जी होगी E बराबर एच न्यू। ये काय का स्टेटमेंट है, फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी। आप यहाँ लिख सकते हो, अगर ये ना लिखो तो सीधे लिख सकते हैं फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी और डायरेक्ट लिख देंगे E बराबर एच न्यू। ओके, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने दो कॉन्सेप्ट को मिलाया, एक प्लैंक्स का और एक आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्वेशन है, मास एनर्जी इक्वेशन है। तो ध्यान रखिएगा, जब वो वेव नेचर शो करता है तो E बराबर एच न्यू होती है, और जब वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो E बराबर mc² होती है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन फॉर्म में देखेंगे कि क्या होता है। ओके, अब देखिए, जब हमने इन दोनों इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन किया, देखिए लेफ्ट साइड में E है और इक्वेशन सेकंड में भी लेफ्ट साइड में E है, तो दोनों टर्म में एनर्जी को हटा देंगे तो इनकी राइट हैंड साइड आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो सीधे लिख देंगे mc² बराबर एच न्यू। ओके, अब यहाँ पर न्यू को हटाएंगे, हमें मालूम है न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है C अपान लैम्डा, तो C अपान लैम्डा रख देंगे, C से स्क्वायर से C कैंसिल, यहाँ M और C बचेगा, यहाँ H अपान लैम्डा बचेगा। अब लैम्डा को निकाल लीजिएगा तो लैम्डा बराबर हो जाएगा H अपान mc। हम क्या करेंगे, जो C है ये लाइट की वेलोसिटी होती है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ C को हटा के हम V लिख देंगे। क्लियर, V क्या हो जाएगी, किसी भी पार्टिकल के लिए, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो बहुत छोटा है, तो उस यहाँ पर B जो है वो आपकी पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। तो C को रिप्लेस कर देंगे, C को हटा देंगे, उसकी जगह क्या रख देंगे B। तो B जो है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का काम करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी जो B जो है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का काम करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा, और यहाँ पर ये H और M और C को हटा दिया, क्या आ गया आपका V। तो लैम्डा बराबर हो गया H अपान mb। ओके, या लैम्डा बराबर H अपान mb को हटा देंगे और mb जगह क्या रख देंगे P, क्योंकि हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mb होता है। तो ये हमारी एक शानदार रिजल्ट निकल के आ गया, लैम्डा बराबर H अपान P। सब ने बचपन में खूब पढ़ रखी है, 11th में भी पढ़ रखी है, केमिस्ट्री में, 12th में फिजिक्स में पढ़ रखी है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो गया, लैम्डा बराबर H अपान P। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। तो कोई आपसे पूछे कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन होती है लैम्डा बराबर H अपान P। ध्यान रखिएगा, ये जो लैम्डा है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इट इज़ कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिजल्ट है लैम्डा बराबर H अपान P, ये डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है। इसमें जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है, वो इलेक्ट्रॉन की क्या है, पार्टिकल की वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, एक बात और बोलना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा करा इट्स एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, यानी ये इक्वेशन उन सभी मटेरियल पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है जो मोशन में है। अगर कोई भी पार्टिकल मोशन में है, गति कर रहा है, तो उस पार्टिकल पर ये इक्वेशन अप्लाई होगी। बात को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इट्स एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, वो सभी मटेरियल के पार्टिकल जो मोशन में हैं, गति अवस्था में, उन सब पर ये अप्लाई होगी। तो यहाँ H वेवलेंथ है, P मोमेंटम है, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो H तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उसको हटा देंगे, तो सीधे सीधे लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमण अनुपाती 1/P। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है कि जो आपकी वेवलेंथ है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका इंग्लिश स्टेटमेंट क्या बनेगा, हेंस इस प्रकार, मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, यानी किसी भी गतिशील कण का जो मोमेंटम होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, यानी मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल, किसी भी गतिशील कण का जो संवेग होगा, क्लियर, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। क्लियर, जो मोमेंटम होगा, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब ठीक है, अब देखो P इधर ले आए, लैम्डा को नीचे, तो मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, किसी भी मूविंग पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/λ, तो जो मोमेंटम होगा वो उसकी वेवलेंथ के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इस समीकरण का अर्थ क्या है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे
कि P बराबर H अपान लैम्डा या लैम्डा बराबर H अपान P। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बेटा ये होता है कि अगर P कहीं बढ़ रहा है, यानी किसी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, किसी का मोमेंटम क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और किसी का मोमेंटम बहुत कम है तो उसका लैम्डा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका अर्थ होता है कि एक के बढ़ने पर अगर लैम्डा बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ओके, अब देखिए आगे, लिमिटेशन ऑफ डी ब्रोंगली इक्वेशन, यानी डी ब्रोंगली इक्वेशन की क्या लिमिटेशन है, या इसकी जगह हो सकता है कि आपका लिखा हो इंपॉर्टेंस ऑफ डी ब्रोंगली इक्वेशन। डी ब्रोंगली इक्वेशन का क्या महत्व है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा पहला पॉइंट, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सामने वाला आपसे पूछेगा कि डी ब्रोंगली इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस ही है, क्या उसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये केवल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ का अर्थ है कि जो आपकी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर ये अप्लाई नहीं कर सकते, या उतना अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हम बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर वेव नेचर नहीं देख सकते। तो लिखा इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बड़े चीज़ें हैं, बड़ी वस्तुएं हैं, उन पर ये इक्वेशंस अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर वेव नेचर को हम नहीं देख सकते हैं। क्लियर। अगला है, इट हैज़ ओनली सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उन पर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी फिट होती है, और उनका हमें क्या मिलता है, उनसे हमको रिस्पांस मिलता है। लिखा इट हैज़ ओनली सिग्निफिकेंस, इसका महत्व है। सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है महत्व, तो इसका महत्व है। महत्व बड़े ऑब्जेक्ट पर नहीं मिलेगा, महत्व कहाँ मिलेगा, छोटे ऑब्जेक्ट पर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, बहुत ज़्यादा वेव नेचर दिखाई देता है। यहाँ पर ये कुछ मैंने की लिखी हैं, इनको की कहेंगे, ये थोड़ी सी मुझे बढ़िया लगती हैं ऐसा की लिखने में। जैसे मान लो कि किसी का मास बहुत कम है, मास बहुत कम है, तो उसके अंदर वेव नेचर ज़्यादा होगा, यानी कहने का अर्थ है उसके अंदर लैम्डा ज़्यादा होगा, और जिसके अंदर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसके अंदर वेव नेचर होगा। अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर लैम्डा क्या होगा, कम होगा, अर्थात वो कौन सा नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर। अभी आया कहाँ से, इसको यहाँ से देखिएगा, यह है लैम्डा बराबर एच अपान एम बी। क्लियर, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर मास का टर्म आ रहा है, और ये तो लैम्डा और एम की बात करें तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर किसी का मास कम है, जैसे आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं माइक्रोस्कोपिक, तो उनके मास बहुत कम होते हैं, इसलिए क्या होता है उनके अंदर वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो वेव नेचर शो करते हैं। क्लियर। और जितने बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बॉल, क्रिकेट की बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, या कोई भी स्टोन पत्थर ले लो, तो उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अंदर वेव नेचर दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर लैम्डा बहुत कम होता है, इसलिए पार्टिकल नेचर दिखाई नहीं देता है। क्लियर। 1927 में डेविसन व जर्मन ने भी डी ब्रोंगली कॉन्सेप्ट का समर्थन किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन में वेव व पार्टिकल दोनों का नेचर होता है। 1927 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट पर हम बात करेंगे आगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। तो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर होता है। ओके।